जय मां शारदे। चलिए बेटा पुस्तक निकाल लीजिए। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। राइटर का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता उत्साह हम आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय से, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़कौला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यानी जन्म तो हुआ उनका महिषादल में जो कि बंगाल में है, लेकिन वो निवासी मूलतः यानी उनके पेरेंट्स जो रहे होंगे वो गढ़कौला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया यानी हासिल किया। वे संगीत, दर्शन शास्त्र जिसे कि फिलॉसफी कहते हैं, के भी गहरे अध्येता यानी उन्होंने अध्ययन किया था गहराई से। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित थे किससे? रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन यानी उनके परिवार का अकाल में, भारत में जब अकाल पड़ा था तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और उसी में कहते हैं कि इनके परिवार के भी काफ़ी लोग खत्म हो गए थे। उनकी एक बेटी रह गई थी जो कुछ समय बाद वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़े ही उत्साहवादी कवि थे। उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। आत्मीय जनों के असामयिक यानी बिना समय निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, लगातार स्ट्रगल किया। 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय रही। ख्याति यानी प्रसिद्धि, अविस्मरणीय रही जिसे कि हम भूल नहीं सकते। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। इसे आप याद रखेंगे। निराला रचनावली में उनकी सारी कृतियां हैं। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। वहीं शोषक और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार भी मिलता है। निराला जी जो थे बड़े ही उत्साही कवि थे। उनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें पढ़कर बेटा मन में बड़ा जोश आ जाता है। कहते हैं ना कि थका हुआ इंसान हो और इनकी कविता पढ़ ले तो उसमें भी एक जीवन आ जाता है। ऐसे कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और हम जो अभी इनकी कविता पढ़ेंगे उसका नाम है उत्साह, ठीक है। चलिए पहले हम थोड़ी सी इनकी रचना के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। संबोधित तो उन्होंने बादलों को किया है पर इशारा युवा वर्ग पर है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासी जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन की व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति
या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। पहली उनकी कविता है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है और मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। चलिए अब हम उनकी उत्साह कविता पढ़ते हैं। कवि जो है उत्साह कविता में बादलों से कहते हैं, बादलों को संबोधित करके कहते हैं कि बादल गरजो घेर घेर गोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन फिर भर दो बादल गरजो। यानी किसको वो संबोधित कर रहे हैं? बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि जब आकाश काले काले बादलों से भर जाता है और जब बादल भर जाते हैं तो क्या होता है? बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं, तो वो शोर पैदा होता है और वो शोर सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसी तरह उन बादलों की जो गर्जना है जिससे सब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह कवि कहते हैं किसको संबोधित करके? युवाओं को, कि हे युवाओं, तुम भी पूरे जोश के साथ जो है आवाज़ उठाओ। आगे कहते हैं समस्त आकाश को घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो, हे बादल तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप छोटे बादलों बच्चों के समान, यानी तुम छोटे, लिखा है ना बाल कल्पना कैसे काले, कि जैसे बच्चों के घुंघराले काले बाल होते हैं उसी तरह तुम जो हो बहुत ही सुंदर हो। कवि कहते हैं कि काले रंग के सुंदर सुंदर घुंघराले बादल तुम पूरे आसमान को घेर कर जोर से गर्जना करो, यानी जोर से आवाज़ निकालो। बादल गरजते हैं, तुम जो है छोटे बच्चों की कल्पना के समान हो, तुम अपने हृदय में बिजली को धारण करते हो, यानी आसमान में जब बादल छा जाते हैं और बादलों के बीच में जो बिजली कड़कती है तो ऐसा लगता है ना कि बादलों का हृदय चीर के बिजली कड़क रही हो, और वो एक नए जीवन का भी संचार करते हैं। कैसे? जब चारों तरफ जो है प्यास भूख फैली हुई हो, सब लोग गर्मी से त्रस्त हो, तो ऐसे में जब बादल गरजते और बरसते हैं तो लोगों को नवजीवन मिलता है। तो कवि कहते हैं कि तुम जल रूपी जीवन प्रदान करते हो और तुम्हारी वर्षा से ही अन्न धन उत्पन्न होता है। तुम्हारे अंदर शक्ति छिपी हुई है और तुम चाहो तो इस संसार को बदल सकते हो। अर्थात वो युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे युवाओं, अगर तुम संगठित होकर एक साथ आवाज़ निकालोगे तो निश्चित ही एक नया परिवर्तन आएगा समाज में, और नया परिवर्तन जब आता है तो अपने साथ आक्रोश भी लाता है, थोड़ा सा विद्रोह भी लाता है। तो इन्हीं सारे बातों को वो कहते हैं कि हे बादलों, तुम गरजो और बरसो। और उधर युवाओं को कहते हैं कि हे युवाओं, जैसे सारे बादल आसमान में जगह जगह से आते हैं और छा जाते हैं, बादल कहीं के भी हों, कहीं भी उड़कर आए हों, वर्षा करते हैं और वर्षा से लोगों को जीवन मिलता है। उसी तरह त्रिपाठी जी युवाओं को संबोधित करते हैं कि समाज में जो शोषण हो रहा है लोगों का, जो अत्याचार हो रहे हैं लोगों पर, उन सबको तुम बदलो, अर्थात समाज में परिवर्तन लाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से भर फिर
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कवि बादलों को संबोधित करते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम अलग अलग जगह से तुम आए हो हे बादलों, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी लोग विकल यानी व्याकुल, लोग जो हैं व्याकुल हो गए हैं और सब बेमन से जी रहे हैं, बेमन से काम कर रहे हैं। और बेमन क्यों हो गए हैं? भयंकर गर्मी के कारण। भयंकर गर्मी के कारण जो है लोग बेमन से हो गए हैं और चारों तरफ उत्साह की कमी हो गई है। गर्मी ने सबको बेहाल कर रखा है। ऐसे में हे बादलों, तुम कहीं से भी आओ, आसमान में छा जाओ और वर्षा कर दो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस धरती की प्यास बुझा दो, शीतल कर दो। जो अग्नि के समान गर्मी फैली हुई है उसको शांत कर दो। ठीक है, मीन्स कि हे युवाओं, जो लोगों पे शोषण हो रहे हैं, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, उन सबको तुम नष्ट कर दो। एक नई आशा, नई ऊर्जा का संचार करो, लोगों के अंदर आशाएं जगाओ। और तुम जो है बादलों को तो कहते हैं बरसने के लिए, गरजने के लिए, और युवाओं को कहते हैं कि जिस तरह जो है बादल गरजते हैं, बरसते हैं, उसी तरह तुम भी संगठित होकर आवाज़ उठाओ विद्रोह के खिलाफ। इन दोनों में ही बेटा खड़ी बोली मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा बहुत सरल और सहज है, मीन्स आसानी से समझ में आने वाली है। और कवि जो है बादलों को आह्वान करते हुए धरती पर जल से वर्षा कर हरा भरा बनाने के लिए कहते हैं। एक तरफ तो वो बादलों को संबोधित करते हैं और भाव क्या है कि युवाओं संगठित होकर जो विद्रोह फैला हुआ है संसार में, जो लोगों के पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ठीक है, चलिए दूसरा इनका पद है, दोहा है, अट नहीं रही है। दूसरी कविता है, अट नहीं रही है। अट नहीं, अट का मतलब होता है समाना, तो अट नहीं रही है का मतलब हुआ समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री अट नहीं रही है। इसमें कवि ने जो है फागुन के महीने का वर्णन करते हुए कहा है कि फागुन के महीने की जो मादकता है, मादकता नशा को कहते हैं। अब नशा गलत ही नहीं होता, पढ़ने का भी नशा होता है, खेलने कूदने का भी नशा होता है, एज ए एडिक्शन। ठीक है, अट नहीं रही है। कवि ने फागुन के महीने का वर्णन करते हुए कहा है। अब देखो, फागुन का महीना तो वैसे ही बहुत सुंदर होता है। आपको पता है फागुन का महीना कौन सा होता है? हाँ, वही जिसमें सरस्वती माता की पूजा होती है ना, और होली भी तो मनाते हैं। चारों तरफ उसमें क्या होता है, कभी भी अगर आप गांव की तरफ गए होंगे ना, तो याद करो, चारों तरफ ग्रीनरी होती है, येलो येलो फ्लावर्स होते हैं, वो मस्टर्ड के फ्लावर होते हैं, सरसों के खेत होते हैं वो, और उन पे जो वो हनी बी वगैरह मंडराती रहती है, भंवरे घूमते रहते हैं, तो वो कितनी सुंदरता लगती है ना देखने में, बहुत ही सुहानी होती है वो सुंदरता। तो कवि कहते हैं कि फागुन के महीने की जो सुंदरता है वो समान नहीं रही है, तन सट नहीं रही है, यानी वो फागुन की सुंदरता जो है वो समान नहीं रही है। बार बार मैं देखता हूँ और बार बार वो मेरी आंखों को इतनी सुंदर लग रही है कि चाह कर भी मैं भर नहीं पा रहा हूँ अपनी आंखों में। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। सांस लेता हूँ तो कवि कहते हैं कि चारों तरफ जो फूल खिले हुए हैं, सरसों के नए नए पत्ते आए हैं पेड़ों में, चारों तरफ जो हरियाली है, फूल पौधों में जो नए नए फूल लगे हैं, पत्ते लगे हैं, आमों में मंजरियाँ लग गई, ये सारी सुंदरता जो है उसमें जो हवा में घुल मिल सी गई है। कहीं सांस लेते हो, यानी जब मैं सांस लेता हूँ ना, तो कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि वो सुंदरता, मेरी सुंदरता की खुशबू, यानी उन फूलों की जो गंध है वो भी हवा में मिल गई है, और सांस लेता हूँ तो मेरे शरीर में चली जाती है।
घर घर भर देते हो। घर में घुसता हूँ तो चारों तरफ वही सुगंध महसूस होती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और आसमान में चारों तरफ जो है यही खुशबू, यही सुगंध फैली हुई है। यानी जहाँ देखो वहीं इन फूलों की खुशबू है, फागुन के महीने की सुंदरता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। नेचुरल सी बात है, अगर कोई चीज़ हमें बहुत सुंदर लगती है तो हम उसे टकटकी लगा के देखते हैं। बस उसी तरह से कवि कहते हैं कि मैं प्रकृति की सुंदरता से अपनी नज़रें हटाना चाहता हूँ, बट हटा नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं हटा पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे आकर्षित कर रही है, मुझे बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब चारों तरफ जो पेड़ हैं वो पत्तों से लद गए हैं। कहीं लाल लाल कोपने निकली हैं तो कहीं कहीं अभी अभी हरी हरी पत्तियां निकली हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ जो है हरे भरे पत्ते लद गए हैं और चारों तरफ हरी और लाल ही रंग दिखाई दे रहे हैं। हरे और लाल क्यों? जो नई कोपलें निकलती हैं ना, वो थोड़ी ब्राउन रेड कलर की सी होती हैं, और जो वो कन्वर्ट होती हैं पत्तियों में पूरी तरह से, तो वो डार्क ग्रीन होती हैं। फिर धीरे 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 उनका ओरिजिनल कलर आता है, जो हम आप हमेशा देखते हैं। कभी भी देखना, जब कोई प्लांट या कोई लीफ ग्रो कर रही हो तो पहले वो ब्राउन शेड में आता है, रेड कलर का सा शेड आता है। तो कवि कहते हैं कि वृक्षों में ऐसा लग रहा है ना कि देखो ये लिखा है ना, मंद गंध पुष्पमाल, वृक्षों के गले में खिले खिले पुष्पों की माला डाली हुई हो, और उस माला से जो है चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू आ रही हो। आपने भी कभी अगर गले में माला डाली हो अपने, या किसी के गले में माला देखी और आप उसके पास खड़े हो, तो उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आती है उस माला में से। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारे पेड़ पौधों के गले में किसी ने सुगंधित फूलों की माला डाल दी हो, और वहाँ से भीनी भीनी मादकता लिए हुए खुशबू आ रही है। ठीक है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि इतनी ज़्यादा सुंदरता चारों तरफ फैली है कि मैं उसे अपने अंदर समाना चाहता हूँ, पर वो समा नहीं रही है। अर्थात चारों तरफ ये सुंदरता इतनी बिखरी हुई है, सुगंध इतनी फैली हुई है कि उसे चाह कर भी हम कैद नहीं कर सकते। और बसंत ऋतु की जो ये सुंदरता है, फागुन महीने की जो सुंदरता है, मादकता है, इतनी ज़्यादा है कि चारों तरफ फैली हुई है, और सब लोग जो हैं इससे बहुत खुश हो रहे हैं। और जो शोभा श्री पट नहीं रही है, शोभा इतनी ज़्यादा है कि समा नहीं पा रही है। ठीक है। इसमें कवि ने फागुन के महीने का वर्णन किया है, और नेचुरल सी बात है, छायावादी कवि है तो मानवीकरण अलंकार तो होगा ही होगा। ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और अनुप्रास अलंकार है, और इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है। ठीक है। देखिए बेटा, आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं और कहीं आपको कोई डाउट हो, कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ और डिटेल में होना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। चलिए, तो अब इसे यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।